हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अंजलि सिंघानिया। आज हम बीए पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए पहले हम इसका भूमिका देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण ये 1935 का ये अधिनियम आया। तो सबसे पहला बात यह है फ्रेंड्स कि 1935 भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम संवैधानिक सुधार था। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया था। ये अंतिम संवैधानिक सुधार था और ये एक बहुत बड़ा अधिनियम था। इसको छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसमें 10 भाग और 321 धाराएं थीं। इसके पीछे क्या भूमिका थी, कौन कौन से चीज़ें लाई गई पहली बार और क्या क्या संशोधन हुआ, इन सब सारी चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पीछे की चीज़ों को देखते हुए हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम या इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 से कह सकते हैं कि असंतुष्टि थी, इसी के कारण ही 1935 का शासन अधिनियम आया। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और यहाँ पर केंद्र में 2 सदन बनाया गया था। तो 1919 आपको याद होगा, भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम में केंद्र में 2 सदन बनाया गया था और प्रांत में द्वैध शासन को मतलब लागू किया गया था। तो 2 सदन बनाया गया था, प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। मूल रूप से शक्तियाँ, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, 2 लोग मिलकर मतलब कि कह सकते हैं कि शासन करते हैं। तो मूल रूप से शक्तियाँ ब्रिटिश सरकार के पास रहती थी और हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिया जाता था। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हस्तांतरित विषय क्या होता है, मतलब कि उतना इम्पोर्टेंट विभाग नहीं दिया गया था भारतीयों को। डिपेंडिंग विभाग था जिससे राजस्व, सेना में जितना भी इम्पोर्टेंट विभाग था वो सब ब्रिटिश ले लिए थे। और मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किस पे चलने वाला चीज़ है, तो ये सब पैसा से चलने वाला विभाग था। वो सब राजस्व विभाग ये सब तो ब्रिटिश लोग के पास था, मतलब कि विदाउट ब्रिटिश के अनुमति से मतलब कुछ नहीं कर सकते थे भारतीय। तो ये डिपेंडिंग था एक तरह से हम कह सकते हैं। कांग्रेस इसका विरोध किया, द्वैध शासन का, और जनता भी इसका विरोध कर रही थी। द्वैध शासन का विरोध मतलब कांग्रेस के द्वारा बहुत हो रहा था और जनता भी इसका विरोध कर रही थी क्योंकि इसमें अच्छा विभाग नहीं दिया गया था, डिपेंडेंट था ब्रिटिश सरकार पर। और 1920 में इलेक्शन होने वाला था, उसमें भारतीय बहिष्कार किए, असहयोग आंदोलन आया, लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। तो मतलब कि इलेक्शन में कोई शामिल नहीं हो रहे थे भारतीय, लेकिन उसी वक्त स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। तो निर्माण कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाया था स्वराज पार्टी। इन लोग का कहना था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब कि कह सकते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के सांसद में जाएंगे और कम से कम वहाँ पे जो सरकार है उसका विरोध तो करेंगे संसद में बैठकर। तो 1919 के अधिनियम से असंतुष्टि के कारण 1935 का शासन अधिनियम आया। इस असंतुष्टि के कारण उसी वक्त 1919 में बोला गया था कि 10 साल बाद एक आयोग आएगा जो इस सब 1919 का जो शासन अधिनियम है उसका निरीक्षण किया जाएगा, प्रभावों को देखा जाएगा कि क्या इसमें कमियां हैं, मतलब कि क्या इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए या फिर कुछ भी इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत है या फिर इसमें कुछ कमियां हैं, उसको देखने का, प्रशिक्षण करने का काम, मतलब हम कह सकते हैं कि देख रेख का काम करने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया, लेकिन वो 2 साल पहले ही कर दिया गया था। अब भारतीय मतलब कह सकते हैं कि भारत के लिए कानून बना था, अधिनियम बना था, शासन अधिनियम बना था और भारतीयों को ही इसमें मतलब कि नहीं मतलब कि पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। साइमन आयोग में बस ब्रिटिश लोग थे, तो इसका भारतीय विरोध कर रहे थे। तो सरकार के कुछ
प्रयास किया। भारत सचिव ने कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए। सरकार को भी लगा कि लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो सरकार ने भी कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए, हम तो अपना रिपोर्ट साइमन आयोग के द्वारा लाए ही हैं, अब आप क्या सुधार चाहते हैं वो आप अपने रिपोर्ट में बताइए। तो नेहरू रिपोर्ट लाया गया और जिन्ना के द्वारा 4 सूत्रीय कह सकते हैं कि कार्यक्रम लाया गया, लेकिन ये दोनों रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ पूरे भारत में। सॉरी गाइस, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूरे विश्व में ये बात फैल गई थी कि भारत के लोगों में एक मामले पर सहमति नहीं हो पा रही है, सबका विचार अलग अलग है। ब्रिटेन ने भारत की आपसी मतभेद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में आपसी मतभेद था उसको उजागर करने का कार्य किया ब्रिटिश लोग। गोलमेज सम्मेलन के बाद एक अधिनियम जारी किया गया, उसी को भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। अब इसमें क्या सुधार किया गया वो सब हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या सुधार किया गया, फिर उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया, क्योंकि इससे परेशानी हो रही थी और इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। प्रांतों में स्वायत्त शासन उत्तरदायी सरकार लाया गया। और प्रांत में द्वैध शासन कब लाया गया, कब हटाया गया, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्वैध शासन प्रांत में कब लाया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में, सरकार भी या शासन भी कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया था प्रांतों में। और इसको हटाया कब गया था, तो 1935 भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन को हटा दिया गया था। और फिर उसके बाद प्रांतों में स्वायत्त शासन लाया गया था। तो स्वायत्त शासन क्या होता है, जिसमें गवर्नर का उतना हस्तक्षेप नहीं होता है, ये उत्तरदायी शासन जिसको कह सकते हैं कि होता है। केंद्र में देखिए, प्रांत से द्वैध शासन को हटाया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। संघ शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये क्या होता है, संघ शासन व्यवस्था, जैसे भारत एक संघ है, तो भारत में एक जो सेंटर होता है उसके अधीन सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सब होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, सारे स्टेट, ये सब उसके अंडर होते हैं, तो उसी को संघ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ और प्रांतों के बीच 3 सूची मतलब बनी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और अन्य कुछ विशेष चीज़ें का प्रावधान किया गया। तो आइए अब हम आगे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम संघीय शासन व्यवस्था को समझेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था क्या थी। यहाँ पे देखिए, पहले संघीय शासन व्यवस्था को समझने के बाद हम केंद्र में द्वैध शासन को समझेंगे, फिर प्रांत के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद शक्तियों का बंटवारा, संघीय न्यायालय, अन्य, एक एक करके हम ये सारी चीज़ों को पे व्याख्या करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि संघीय शासन क्या होता है। संघीय शासन को 3 प्रकार से बांट दिया गया। ब्रिटिश भारत, जिसमें 11 प्रांत आते हैं। ब्रिटिश भारत का मतलब ये होता है जैसे कि सभी मतलब पूरे भारत पे ब्रिटिश का अधिकार नहीं था और देसी रियासतें भी थी उस समय, 600 से प्लस देसी रियासतें थीं। तो ब्रिटिश भारत जो थे उनमें वो 11 प्रांत पे मतलब कि अपना शासन जमाए हुए थे। और उसके बाद 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था और देशी रियासतें हुआ करती थी। तो सभी प्रांत, इसमें क्या कहा गया कि सभी जो प्रांत हैं इसके नीचे आएंगी। जो ब्रिटिश भारत हैं उनके नीचे 11 प्रांत उनके नीचे आएंगे। और फिर उसके बाद 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाया गया। मतलब कि कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसमें डायरेक्ट शासन चीफ कमिश्नर के अंडर में होता था। तो शर्तें रखी गई कि अगर संघीय शासन आएगा तो ये संघीय शासन कब आएगा, जब आधी से अधिक देशी रियासतें, छोटे, देखिए फ्रेंड, जो
छोटे देशी रियासतें क्या थी, तो छोटे छोटे क्षेत्र थे, 600 से कह सकते हैं लगभग इसके बराबर अधिक अधिक कह सकते हैं, 600 से अधिक रियासतें थी पूरे भारत पर, ब्रिटिश का शासन नहीं था। तो कहा गया कि जब आधी से अधिक देशी रियासतें मतलब 300 प्लस देशी रियासतें सहमत होंगी संघ बनाने के लिए, तभी संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। लेकिन देशी रियासतें राजी नहीं हुई संघ बनाने के लिए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्र में इनको ज़्यादा सीट दी गई थी जनसंख्या के अनुपात से, फिर भी ये राजी नहीं हुए थे। देशी रियासतें, राजा महाराजा नवाब जिसको कहते हैं, यही सब देशी रियासतें में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही था, संघीय शासन व्यवस्था नहीं लागू किया गया था 1935 में। इसको लाने का मतलब व्यवस्था मतलब रखा गया था कि हाँ इसको लाया जाएगा, कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि देशी रियासतें नहीं मानी, जिसके वजह से ये लागू नहीं हो पाया संघीय शासन व्यवस्था। अब हम केंद्र में द्वैध शासन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोग मिलकर शासन करते हैं, उसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो द्वैध शासन में गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद हुआ करती थी और उसमें संरक्षित विषय दिया गया था, जैसे कि प्रतिरक्षा मतलब सेना, विदेश का कुछ निर्णय लेना हो, ये सब गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में ये सब चीज़ मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जितने भी विषय थे वो गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद उस पे मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ कानून बनाती थी। ईसाई धर्म, गिरजाघर, ये सब से रिलेटेड चीज़ वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाती थी। जनजाति से रिलेटेड चीज़, और गवर्नर जनरल प्लस मंत्री परिषद, तो वो मंत्री परिषद कौन थे, भारतीय लोग होते थे, जिसमें हस्तांतरित विषय दिया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट विषय नहीं दिया गया था, इसमें विभाग नहीं दिया गया था, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ है, आपको बताए ही हैं। इसके पास अच्छे विभाग नहीं थे। जो गवर्नर जनरल प्लस मंत्री परिषद थे भारतीय लोग, उनके पास उतने अच्छे विषय इनको नहीं दिया गया था, इनको अच्छा विभाग नहीं दिया गया था। तो और ये उत्तरदायी शासन भी नहीं था। गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद उत्तरदायी मतलब कि उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार कह सकते हैं कि नहीं था। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आया और वायसराय अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1935 के शासन अधिनियम में ही आया। तो इसको याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन कब आया, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में कह सकते हैं कि द्वैध शासन आया। और कमियां थी, गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद के पास बहुत अधिकार था और उत्तरदायी शासन, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये कमियां ही हैं गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में, कि मतलब कि एक तो अच्छा इन लोग के पास विषय भी था, फिर भी मतलब ये उत्तरदायी शासन नहीं होता था। अब देखेंगे कि प्रांतों में स्वायत्त शासन का प्रावधान किस प्रकार से आया। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन का प्रावधान किया गया। तो आप लोग को पता ही है 1919 भारत शासन अधिनियम में हम पढ़ चुके हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, लेकिन 1935 में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, बीपीएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1919 में प्रांत में कौन सा अधिनियम में द्वैध शासन को स्थापित किया गया था और फिर कौन से अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन लाया गया था प्रांत में, और 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बदले कौन सा शासन का स्थापना हुआ था, तो उसके बदले स्वायत्त शासन का स्थापना हुआ था, जिसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी, गवर्नर का हस्तक्षेप नाम मात्र का था।
उस वक्त 11 प्रांत थे, उसमें 6 में 2 सदन का स्थापना किया गया था। तो अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो आपको पता ही होगा कि उस वक्त कौन कौन से ऐसे 11 प्रांत थे जिन पे ब्रिटिश सरकार का कह सकते हैं कि शासन था, वहाँ पे एकदम उनका वो अधिकार किए हुए थे, उस जगह पे आधिपत्य जिसको कह सकते हैं कि था। तो 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में 2 सदन लाया गया था, जिसको विधान परिषद और विधान सभा कहते हैं। तो कौन से 6 प्रांत थे तो आप याद कर लीजिए, ये तो सिंपल सा है। ये सब बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये सब ब्रिटिश लोग का मेन अड्डा हुआ करता था, बंगाल, मद्रास, बम्बई। और संयुक्त प्रांत में 2 प्रांत मतलब उस समय संयुक्त थे, उत्तराखंड और यूपी, और असम, बिहार। तो हो गया ना, बंगाल, मद्रास, बम्बई। आपको तो ऐसी बंगाल, मद्रास, बम्बई याद ही होगा। और संयुक्त प्रांत में उत्तराखंड और यूपी याद रख लीजिए, और असम, बिहार। ये 6 जगह 2 कह सकते हैं कि 2 सदन का प्रावधान किया गया था, विधान परिषद और विधान सभा। और जो 5 प्रांत थे उनमें 1 सदन का प्रावधान किया गया था। तो वो कौन से 5 प्रांत थे? तो उड़ीसा थे, सिंध थे, ये दोनों न्यू प्रांत मतलब निर्माण किया गया था, ये दोनों न्यू ही प्रांत बने थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए था, अब वो पाकिस्तान में चला गया है। मध्य प्रांत और पंजाब, ये 5 प्रांतों में 1 सदन का मतलब कि निर्माण किया गया था। और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे थी? तो सबसे ज़्यादा आपको भी पता है कि बंगाल में ही होगा, क्योंकि ब्रिटिश लोग का प्रमुख अड्डा कहाँ था? तो बंगाल में ही था। तो बंगाल में 250 सीटें थीं। और सबसे कम सीट कहाँ थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में था, 50 सीटें थीं, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए था। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे कि शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। तो आइए अब आगे हम समझते हैं। शक्तियों का बंटवारा टॉपिक देखेंगे। 1935 के अधिनियम में ही 3 सूचियां आई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और ये हमारे वर्तमान संविधान में भी ये तीनों सूची का प्रावधान है, तीनों सूची हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ये तीनों सूचियां ली गई हैं हमारे संविधान में। तो संघ सूची में देख लीजिए, हम अभी का नहीं बता रहे हैं, वो उस वक्त का बता रहे हैं कि 59 विषय थे जो कि उस पर केंद्र सरकार नियम बना सकता था। और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे जिनमें प्रांतीय सरकार नियम बना सकते थे। और समवर्ती सूची वो सूची को कहते हैं जिसमें प्रांत और केंद्र दोनों मिलकर उस मतलब कह सकते हैं विषय पर कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में 36 विषय था। और अवशिष्ट कह सकते हैं अवशिष्ट विषय पर कौन कानून बनाता था? तो गवर्नर जनरल वायसराय कानून बनाते थे। तो अवशिष्ट का मतलब क्या हुआ? बचा हुआ विषय जिस पर मतलब कि कोई सूची में उसका वर्णन नहीं किया गया है, कि वो संघ सूची में भी वो चीज़ नहीं वर्णन किया हुआ है, न प्रांतीय सूची में वर्णन किया गया है। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है इंसान से। तो वो उस विषय पे अगर कोई नया चीज़, कोई नया विषय आया तो उस विषय पे कौन कानून बनाएगा, जब ना वो संघ सूची में कह सकते हैं कि लिखित है, न प्रांतीय सूची में उसको सम्मिलित किया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। तो उस पे गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा कानून बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि संघीय न्यायालय क्या होता है। तो एक संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया था उस वक्त। तो संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में मतलब कह सकते हैं कि ये क्रियाशील हुआ था। और ये एक अपीलीय न्यायालय था। जो संघीय न्यायालय था ये एक अपीलीय न्यायालय था। तो अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है, हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। जैसे इंसान हाई कोर्ट से केस हार जाता है तो वो कहाँ अपील करता है? सुप्रीम कोर्ट अपील करता है, या सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान केस हार जाए या फिर हाई कोर्ट के कह सकते हैं कि फैसले से वो
संतुष्ट नहीं रहता है तब वो कहाँ पे अपील करता है, तब वो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर वो चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहता है, हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं, तो उसको कह सकते हैं कि जो संघीय न्यायालय था जो, तो वो अपीलीय न्यायालय था। बट ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो अंतिम अपीलीय न्यायालय था वो प्रीवी काउंसिल था, जो वो लंदन में था। और एक तरह से जो प्रीवी काउंसिल था वो परामर्शी न्यायालय था, परामर्शदर्शी था, मतलब परामर्श देता था सरकार को कि और 1935 की विवेचना भी करता था। ये 1935 की विवेचना संघीय न्यायालय द्वारा किया जाता था। कोई कानून का मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में कोई कानून आया या फिर कुछ भी, तो उसका विवेचना कौन करता है, हमारा मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, या फिर कोई नया कानून आया तो उसका विवेचना, उस कानून का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, उसका विवेचना कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो उसका विवेचना कौन करता था उस वक्त? 1935 का शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम का विवेचना कौन किया? तो वो संघीय न्यायालय के द्वारा किया जाता था। और सबसे कह सकते हैं कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? तो वो प्रीवी काउंसिल था। तो इसमें 6 न्यायाधीश थे ये संघीय न्यायालय में, एक प्रमुख न्यायाधीश को भी ऐड करके 6 न्यायाधीश थे। और ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अब मना तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये सर मॉरिस थे। अब आगे हम अन्य विषय पे बात करेंगे, कुछ अन्य प्रावधान जो लाए गए थे विशेष, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अन्य विशेष प्रावधान जो लाया गया था उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। ये जो 1935 का शासन अधिनियम आया था वो सबसे बड़ा अधिनियम था। जितना भी भारत शासन अधिनियम आया उससे सबसे बड़ा जो अधिनियम था ये 1935 का शासन अधिनियम था। इसको हम थोड़ी देर पहले भी बताएं कि उसको छोटा संविधान कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो हमारे संविधान में 1935 के शासन अधिनियम से ही लिया गया है। इसमें भाग 10 थे और धाराएं 321 थी, लेकिन ये प्रस्तावना रहित था। तो ये प्रस्तावना रहित कैसे था? इस अधिनियम में प्रस्तावना बनाया ही नहीं गया था। तो देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांगे को इग्नोर किया गया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज हम पहले भी बता चुके हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो 1919 वाली प्रस्तावना में तो बस क्या लिखा हुआ था? अगर प्रस्तावना था ही नहीं तो कौन सा प्रस्तावना इसमें ऐड किया गया था 1935 के शासन अधिनियम में? तो 1919 का प्रस्तावना ऐड किया था। और 1919 के प्रस्तावने में तो पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं कही गई थी, क्योंकि इसमें क्या था, 1919 में ये लिखा हुआ था कि स्वशासन देने की बात की गई थी, कि मतलब भारतीयों को हम मतलब शासन व्यवस्था में भागीदारी देंगे, भागीदारी मतलब करेंगे ये वो। स्वराज मतलब कि स्वराज की बात नहीं कही गई थी। तो ये था। अब आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय परिषद, इंडिया काउंसिल जिसको कहते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो भारत परिषद क्या था? तो भारत सचिव की सहायता के लिए ये मतलब कि बना था, तो जिसे भारत परिषद कहा जाता था, लंदन में होता था। तो भारत सचिव की सहायता के लिए भारतीय परिषद बना था। तो इसको समाप्त कर दिया गया था। और सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने थे। उस वक्त सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने थे। बंगाल से उड़ीसा को निकाला गया था। और सिंध कहाँ से, मतलब सिंध को कहाँ से निकाला गया था? तो वो बम्बई से निकाला गया था। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। उस वक्त ये बहुत मांगे उठ रही थी, तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये नेहरू रिपोर्ट में ये मांगे की गई थी। और महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। और 10% लोगों को मताधिकार देने का अधिकार इसमें मिला था, मतलब मताधिकार को विस्तार किया गया था।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।